नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं वो हमें एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत की कहानी में ले जाते हैं, हेमा मालिनी जी की। उन्हें बॉलीवुड की ओरिजिनल ड्रीम गर्ल कहा जाता है, पर ये जो जानकारी हमारे पास है उससे साफ है कि कहानी सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं है। बिल्कुल। इन स्रोतों में उनके शुरुआती दिनों का स्ट्रगल है, फिर स्टारडम की ऊंचाइयां हैं, निजी जिंदगी की बातें हैं और हाँ, राजनीति में उनका सफर भी। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं कि हेमा मालिनी की इस पूरी यात्रा में ऐसा क्या खास है जो इन स्रोतों से हमें पता चलता है। जी, ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे एक ही इंसान कई अलग अलग दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। सोचिए, एक ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर, फिर इतनी बड़ी एक्ट्रेस, डायरेक्टर और फिर पॉलिटिशियन। हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी को समझें और उनके जीवन के ये जो अलग अलग रंग हैं उन्हें जोड़कर देखें। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। जानकारी के मुताबिक हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मनकुडी में हुआ, एक पारंपरिक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार में। पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती, और उनके पिताजी वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, एक प्रोड्यूसर थे। हाँ, और ये भी पता चलता है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। चेन्नई और दिल्ली में उनकी स्कूलिंग हुई और वो बचपन से ही क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस देती थी रेगुलरली। ये डांस वाली बात अहम है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉबी नहीं रही उनके लिए। हाँ, ये उनके पूरे करियर का, उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया। उनकी आर्टिस्टिक फाउंडेशन थी ये। हाँ, लेकिन फिल्मों में एंट्री आसान नहीं थी। एक तमिल फिल्म थी 1963 की, इधु साथियम। उसमें एक गाने में डांसर के तौर पर थी। उसके बाद डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म वेन्नी रादाई के लिए साइन किया, पर हुआ ये कि सिर्फ 4 दिन की शूटिंग के बाद उन्हें निकाल दिया गया। ये तो बड़ा झटका रहा होगा शुरुआत में। बिल्कुल, ये जानकारी यही दिखाती है कि ये उनके सफर की पहली बड़ी रुकावट थी। पर यह भी पता चलता है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके अंदर जो एक दृढ़ता थी, शायद उसका ये पहला संकेत था। फिर आया 1968। राज कपूर साहब के साथ सपनों का सौदागर से उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा, और कहते हैं कि इसी फिल्म के प्रमोशन के वक्त प्रोड्यूसर ने उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से पेश किया, और बस वो नाम उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। हाँ, वो ड्रीम गर्ल वाला टाइटल चिपक ही गया उनसे। और फिर तो करियर चल पड़ा। 1970 में देवानंद साहब के साथ जॉनी मेरा नाम आई, जबरदस्त हिट हुई। उसी साल धर्मेंद्र जी के साथ उनकी पहली फिल्म आई, तुम हंसी मैं जवान, और ये जोड़ी तो बस छा गई। हाँ, पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। ड्रीम गर्ल का टैग सिर्फ मार्केटिंग नहीं था, वो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी खूबसूरती और ऑडियंस पर उनके असर को दिखाता था। जॉनी मेरा नाम जैसी हिट और धर्मेंद्र जी के साथ उनकी जोड़ी ने उनके स्टारडम को बहुत मजबूत बना दिया। अच्छा, अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प होती हैं। 1972 में आई सीता और गीता, डबल रोल। हाँ, वो तो कमाल की फिल्म थी। एक तरफ बिल्कुल शर्मीली दब्बूसी सीता और दूसरी तरफ एकदम बिंदास मुंहफट गीता। बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स। और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। उन्हें इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। कहते हैं इस फिल्म ने साबित कर दिया कि हेमा मालिनी सिर्फ ग्लैमरस नहीं है, उनमें एक्टिंग का दम है और वो अकेले फिल्म चला सकती हैं। सही कहा, ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने उनकी एक्टिंग रेंज को दिखाया, मासूमियत से लेकर वो दबंगई तक, कॉमेडी, इमोशन, सब कुछ। और देखिए, उस जमाने में हीरोइनों के लिए ऐसे डबल रोल, वो भी इतने कामयाब, आम बात नहीं थी। ये उनकी बढ़ती स्टार पावर का सबूत था। और फिर 1975 शोले, क्या कहने। ओहो, शोले, वो तो एक अलग ही चैप्टर है इंडियन सिनेमा का। बसंती का किरदार, वो बातूनी बहादुर तांगे वाली, आज तक लोगों को याद है। वीरू के साथ उनकी वो नोक-झोंक। हाँ, और वो डायलॉग, चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। और वो कांच पर डांस वाला सीन, सब आइकॉनिक है। जानकारी बताती है कि शोले ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कई सालों तक, शायद करीब 2 दशक तक, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई। बसंती का कैरेक्टर, जैसा ये स्रोत बताते हैं, बॉलीवुड के सबसे यादगार फीमेल कैरेक्टर्स में से एक है। इस एक रोल ने हेमा जी को घर घर में पहुंचा दिया। वो उनकी पॉपुलैरिटी का पीक था। वाकई 70s और 80s का दशक तो उनका ही था। सिर्फ धर्मेंद्र जी के साथ ही नहीं, जिनके साथ शायद करीब 28 फिल्में की उन्होंने। हाँ, लगभग इतनी। बल्कि राजेश खन्ना जी, अंदाज, प्रेम नगर, महबूबा
जितेंद्र जी, अमिताभ बच्चन जी उस दौर के लगभग हर बड़े हीरो के साथ हिट फिल्में दी। और ये वेरिएशन भी देखिए, एक तरफ मसाला फिल्में, रोमांस, एक्शन, कॉमेडी सब किया, तो दूसरी तरफ किनारा या गुलजार साहब की मीरा जैसी फिल्में भी की, जिनमें उनकी एक्टिंग का एक अलग संजीदा पहलू देखने को मिला। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ स्टार नहीं, एक वर्सेटाइल एक्टर थी। बिल्कुल, वो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरती थी। अच्छा, अब जरा उनके निजी जीवन की तरफ आते हैं। तो जानकारी यह है कि धर्मेंद्र जी के साथ उनका रोमांस तुम हंसी मैं जवान के सेट पर शुरू हुआ था 1970 में। जी, और यहाँ एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सामने आती है जिसका जिक्र इन स्रोतों में है। धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे, बच्चे भी थे। हाँ, और उस वक्त के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी करना मुमकिन नहीं था। तो जानकारी के अनुसार इस सिचुएशन से निकलने के लिए 1980 में उन्होंने कथित तौर पर पहले इस्लाम धर्म अपनाया ताकि दूसरी शादी लीगल हो सके, और फिर पारंपरिक अयंगर रीति रिवाज से भी शादी हुई। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बातें उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं और इन पर काफी चर्चा भी होती रही है। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हुई, ईशा देओल 1981 में और आहाना देओल 1985 में। हाँ, और ईशा ने भी बाद में एक्टिंग में अपना करियर बनाया। तो ये तो हुई उनके निजी जीवन की बात, लेकिन सार्वजनिक तौर पर डांस हमेशा उनकी पहचान रहा। बिल्कुल, एक्टिंग में टॉपर होने के बाद भी वो इंडिया की टॉप भारतनाट्यम डांसर बनी रहीं। देश विदेश में शोज किए, मुंबई में अपना डांस स्कूल भी खोला, नाट्य विहार कला केंद्र, और अपनी बेटियों को भी ट्रेन किया उन्होंने क्लासिकल डांस में। उन्हें अक्सर क्लासिकल डांस और बॉलीवुड के बीच एक पुल की तरह देखा जाता है। सही बात है, उन्होंने फिल्मों में भी अपने डांस से क्लासिकल आर्ट्स को बड़े ऑडियंस तक पहुंचाया। ये कला के लिए उनका डेडिकेशन दिखाता है। और इसी योगदान के लिए उन्हें साल 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं। एक्टिंग और डांस के बाद उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। हाँ, ये भी एक पहलू है उनके करियर का। 1992 में फिल्म डायरेक्ट की दिल आशना है, उसमें दिव्या भारती थी और एक नया लड़का था, शाहरुख खान। हाँ, वो शाहरुख खान की शुरुआती फिल्मों में से है। फिर 1995 में एक टीवी सीरियल मोहिनी डायरेक्ट किया, जिसमें वो खुद भी थी, और 2011 में टेल मी ओ खुदा मनाई, जिसमें धर्मेंद्र जी और बेटी ईशा देओल ने काम किया। ये दिखाता है कि उनमें कैमरे के पीछे रहकर भी कहानी कहने की इच्छा थी, एक क्रिएटिव कंट्रोल की चाह थी। हालांकि डायरेक्शन में उन्हें शायद उतनी कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली जितनी एक्टिंग में मिली, पर यह कोशिश उनकी वर्सेटैलिटी दिखाती है। और फिर आया एक और बड़ा बदलाव उनके जीवन में, पॉलिटिक्स। जी, राजनीति में उनका प्रवेश। जानकारी ये है कि 2003 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया, और फिर 1 साल बाद 2004 में वो फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गई। हाँ, और उसके बाद से वो सक्रिय राजनीति में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मथुरा सीट से चुनाव लड़ा और जीता, सांसद बनी। फिर 2019 में और अब 2024 में भी वो उसी मथुरा सीट से दोबारा जीती हैं। सांसद के तौर पर जैसा कि जानकारी मिलती है, उनका फोकस मथुरा के विकास पर रहा है, जैसे वहाँ का सौंदर्यीकरण, किसानों के मुद्दे, टूरिज्म को बढ़ावा देना वगैरह। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन सूरतों में दिया गया है, बिना किसी पॉलिटिकल साइड के। बिल्कुल, उनका राजनीतिक करियर अब उनकी पब्लिक इमेज का एक अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे एक जानी मानी कलाकार पब्लिक सर्विस में आई। ये सेलिब्रिटीज के पॉलिटिक्स में आने का एक उदाहरण भी है। इतने लंबे पब्लिक करियर में विवादों से बचना मुश्किल होता है। 2015 की एक दुखद घटना का भी जिक्र है इन सूतों में। हाँ, वो राजस्थान में एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई थी। उस हादसे में हेमा जी खुद भी घायल हुई थी, पर दुख की बात यह है कि दूसरी कार में बैठी एक छोटी बच्ची की जान चली गई थी। जी, और उस हादसे के बाद, जैसा स्रोत बताते हैं, उनके कुछ ट्वीट्स को लेकर थोड़ा विवाद हुआ। कुछ लोगों को वो असंवेदनशील लगे और उनकी आलोचना भी हुई। बाद में उन्होंने उस पर सफाई भी दी थी। हाँ, वो निश्चित रूप से उनके लिए एक मुश्किल और दुखद समय रहा होगा। हम यहाँ सिर्फ फैक्ट्स रख रहे हैं जैसे वो जानकारी में दिए गए हैं। अच्छा, फिल्मों में उनकी वापसी की बात करें तो 2003 में बागबान आई थी अमिताभ बच्चन जी के साथ। हाँ, वो फिल्म बहुत कामयाब रही थी। हाँ, और उसमें उनके काम को बहुत सराहा गया था। हाल की फिल्मों में 2020 की शिमला मिर्ची का जिक्र मिलता है। आजकल जैसा लगता है उनका ज्यादा फोकस पॉलिटिकल जिम्मेदारियों और कल्चरल एक्टिविटीज, खासकर डांस पर रहता है। वो रेगुलर योगा और डांस प्रैक्टिस करती हैं, शायद यही उनकी फिटनेस का राज है इस उम्र में भी। और उनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो 2024 के चुनावी एफिडेविट के आधार पर कुछ स्रोत उनकी नेटवर्थ करीब 142 करोड़ रुपए बताते हैं। इसमें
मुंबई, चेन्नई, वृंदावन में प्रॉपर्टीज, जेवर, गाड़ियां, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब शामिल है। ये आंकड़े भी उनके दशकों लंबे सफल करियर की कहानी कहते हैं। अवार्ड्स और सम्मानों की तो लंबी लिस्ट है। जैसा हमने कहा, सीता और गीता के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर, हाँ, वो एक बड़ी उपलब्धि थी। फिर 2 बार फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2000 में और 2019 में, और 2000 का पद्मश्री सम्मान। उन्होंने 50-50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 11 बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सारे स्रोत मिलकर हेमा मालिनी जी की एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल तस्वीर बनाते हैं। वो सिर्फ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल नहीं रही, वो एक जबरदस्त, कामयाब और प्रभावशाली एक्ट्रेस थी जिन्होंने फीमेल रोल्स को नया आयाम दिया। वो एक डेडिकेटेड क्लासिकल डांसर हैं। उन्होंने डायरेक्शन में भी कोशिश की। हाँ, और अब एक स्थापित राजनेता हैं। उनका पूरा सफर अगर देखें तो दृढ़ता, टैलेंट और बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की क्षमता दिखाता है। शुरुआती रिजेक्शन से लेकर सुपरस्टारडम तक, और फिर पॉलिटिक्स जैसे बिल्कुल नए फील्ड में अपनी जगह बनाना, ये सब आसान नहीं होता। तो इन स्रोतों के जरिए हमने हेमा मालिनी जी के जीवन और करियर के कई अहम पड़ावों को देखा। शुरुआती मुश्किलों से लेकर बॉलीवुड की ऊंचाइयों तक, डांस के लिए उनके जुनून से लेकर राजनीति में उनकी भूमिका तक। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे से निकलकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाना, ये सफर वाकई काफी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। हाँ, और उनकी कहानी कई दिलचस्प सवाल भी खड़े करती है। जैसे कोई कलाकार अपनी आर्टिस्टिक पहचान और सेंसिबिलिटी को कैसे बनाए रखता है जब वो पब्लिक लाइफ, खासकर पॉलिटिक्स की कठोर सच्चाइयों और आलोचनाओं का सामना करता है। और समय के साथ जब कोई इतनी अलग अलग भूमिकाएं निभाता है तो उसकी पब्लिक इमेज और विरासत कैसे बदलती है। शायद आखिर में सोचने वाली बात यह है कि इतने दशक बीत जाने के बाद और इतने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बावजूद ड्रीम गर्ल का वो टाइटल आज भी उनसे इतनी मजबूती से क्यों जुड़ा है? क्या ये उनके शुरुआती दौर के जबरदस्त असर की वजह से है, या ये दिखाता है कि कभी-कभी मीडिया की बनाई एक छवि किसी इंसान की पूरी कहानी और उसकी सारी उपलब्धियों पर भी भारी पड़ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है।